हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। जी हाँ, इसके आज हम फोर्थ वीडियो लेक्चर की बात करेंगे। जी हाँ, इसके पहले फेडरलिज्म चैप्टर के हम 3 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, जिसमें हमने इंडिया एज ए फेडरल कंट्री, साथ ही साथ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट, रेसिड्यूज सब्जेक्ट, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में बात की है और हमने फेडरलिज्म की फीचर्स की भी बात की है ना। तो अगर आपको वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप वो सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की और साथ ही साथ हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की भी। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त है नहीं, इसको हम एक्चुअली था कहेंगे, क्योंकि अब ये टॉपिक जो है हमारे लिए रिमूव हो चुका है। यानी कि पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, लेकिन पिछले ही लास्ट ईयर हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया है। यानी कि जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। यानी स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू कश्मीर, वो विशेष दर्जा था, अब है नहीं। ठीक है, तो किस तरह से वो स्पेशल दर्जा प्राप्त था, क्यों प्राप्त था, किन कंडीशन में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया और इस स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है, स्पेशल स्टेटस होने से जम्मू कश्मीर क्या फैसिलिटीज गेन कर पाता था, किस तरह की चीजें वहां पर होती थी। तो चलिए हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की। तो स्पेशल स्टेटस की बात करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल स्टेटस दिया ही क्यों गया। सबसे पहली बात हम आपको अगर दिखाएं, थोड़ा सा पास में हिस्ट्री में लेकर जाएं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था कि इंडिया जब आजाद हुआ, जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इमर्ज हुआ, तो बहुत ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद इमर्ज हुआ था। यानी कि भारत का क्या हो गया था, बंटवारा। और जब बंटवारा हुआ था तो हमने देखा था कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट थे, इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे और पाकिस्तान के साथ भी मर्ज नहीं होना चाहते थे ना। ऐसे बहुत सारे स्टेट थे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, अपने वर्क से यार बहुत सारे जो स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहते थे। तो हमारे लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया, इन स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने के लिए कोशिशें की, प्रयास किए। इन स्टेट्स के किंग से, राजाओं से बात की कि आप क्या कीजिए, इंडिया में मर्ज हो जाइए, हम आपको स्पेशल फैसिलिटी देंगे, हम आपको वगैरह वगैरह बातें करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में मर्ज होते गए। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैक्सिमम जो भी प्रिंसली स्टेट या तो इंडिया के साथ मर्ज हो या फिर पाकिस्तान के साथ बहुत कम ही मर्ज हुए, मैक्सिमम इंडिया के साथ मर्ज हो गए। लेकिन एक स्टेट ऐसा था जैसे कि जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। जी हाँ, ये दो ऐसे स्टेट थे जो मर्ज नहीं होना चाहते थे। कुछ की तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी मर्ज होने की। जो हैदराबाद के नवाब थे वो इंडिया में बिल्कुल मर्ज नहीं होना चाहते थे, वो चाहते थे अपना अलग नेशन रहेगा, उनकी इच्छा थी पाकिस्तान के साथ मर्ज होने की। लेकिन वो जो पार्टीशन हुआ था तो ऐसा डिसाइड किया गया था कि वो इंडिया में ही मर्ज होगा, लेकिन वो नहीं मर्ज होना चाहते थे। और हैदराबाद की जो पूरे पीपल थे, जनता, वो चाहते थे कि नहीं, हैदराबाद इंडिया में मर्ज होना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी से फोर्स लेके उस राजा को हराया और उस हैदराबाद को, आंध्र प्रदेश को इंडिया में मर्ज कर दिया। वरना हैदराबाद या आंध्र प्रदेश हमारे इंडिया में होता ही नहीं आज, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो। इसी तरह से बात थी जम्मू कश्मीर की। बट जम्मू कश्मीर के राजा ऐसे नहीं थे कि मर्ज होना नहीं चाहते थे इंडिया में, उनकी इच्छा थी मर्ज होने की। और प्रॉब्लम ये थी कि जम्मू कश्मीर जो भी पॉपुलेशन थी, आधे हिंदू लोग थे, आधे मुस्लिम लोग थे। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे उस वक्त हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने सोचा कि अगर वो इंडिया के साथ मर्ज होंगे तो जो भी मुस्लिम लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचेगा, हर्ट होंगी, है ना, उनके साथ क्या हो जाएगा, इनजस्टिस, अन्याय हो जाएगा। जबकि जो अगर वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होंगे तो आधी पॉपुलेशन, जो हिंदू पॉपुलेशन है, जो कश्मीरी पंडित वहां रहते थे, जो हिंदू पॉपुलेशन है, उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। क्योंकि पार्टीशन तो इसी बेस पे हुआ था कि मुस्लिम लोग कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में, जबकि हिंदू कहाँ रहेंगे, इंडिया में। लेकिन बाद में गांधी जी ने और दूसरे लोगों ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, जिसको जहां रहना है रह लीजिए। तो हमें तो एक बात ये समझ नहीं आती कि जब इधर उधर रहना था सबको, कहीं भी रह सकता था कोई, तो पाकिस्तान या दूसरा देश बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। और बना लिए थे तो सारे मुस्लिम सुधर क्यों नहीं गए, इंडिया में सारे हिंदू क्यों नहीं रहे। तो पार्टीशन करने की जरूरत ही नहीं थी ना, इंडिया को इंटीग्रेट, एक अखंड भारत रहने देना चाहिए था। बट हमारे लीडर्स, हमारे एंसेस्टर की गलती की खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। उन्होंने जो गलती की है, हमारे बॉर्डर पर सैनिक मारे जाते हैं, पाकिस्तान के भी सैनिक मारे जाते हैं, तो सिर्फ पार्टीशन करने की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो गई। छोड़िए, वो तो बहुत अलग टॉपिक है, उसकी बात हम नहीं करते हैं। हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं, जो राजा हरि सिंह की कहानी।
राजा हरि सिंह इंडिया में मर्ज होते तो जम्मू कश्मीर की जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनको अच्छा हो जाता, लेकिन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके साथ इनजस्टिस होता। अगर राजा हरि सिंह पाकिस्तान में मर्ज होते तो जम्मू कश्मीर की हिंदू पॉपुलेशन के साथ इनजस्टिस होता। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ना इंडिया में मर्ज होऊंगा ना पाकिस्तान में, यानी कि वो जम्मू कश्मीर को कैसा रखेंगे, इंडिपेंडेंट रखेंगे। राजा हरि सिंह ने डिसाइड कर लिया कि जम्मू कश्मीर क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, वो ना इंडिया के साथ मर्ज होंगे ना ही पाकिस्तान के साथ। बट आज़ादी के बाद 1947 के बाद ही, आज़ाद होने के कुछ महीनों के बाद ही पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। वो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट, मिलिटेंट यानी घुसपैठिए भेजता था ताकि जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए और जबरदस्ती जम्मू कश्मीर को अपने साथ मर्ज कर लिया जाए। जबकि जम्मू कश्मीर के राजा पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहता था, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती चाहता था कि जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले ले वॉर के थ्रू, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जब अटैक किया पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंडिया से हेल्प मांगी और कहा कि यदि इंडिया हमारी हेल्प करेगा पाकिस्तान को हराने में तो हम इंडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे। और ये बात को बहुत अच्छे से मान लिया इंडियन कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने मान लिया और राजा हरि सिंह की हेल्प की। पाकिस्तान को हमने लड़ाई में हराया और जम्मू कश्मीर को क्या किया, इंडिया में मर्ज करने की कोशिश की, लेकिन हमारे उस वक्त के लीडर्स ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं लिया, पूरी तरह से इंडिया में मर्ज नहीं होने दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग ही रखा, उन्होंने जम्मू कश्मीर का अलग नेशन ही रहने दिया, अलग स्टेट ही रहने दिया और वहां खुद से अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। यानी जम्मू कश्मीर को जीत लेने के बाद जम्मू कश्मीर जब मर्ज होना चाहता भी था इंडिया में, तब भी इंडिया में मर्ज नहीं होने दिया उन्होंने। कुछ हमारे लीडर्स, हमारे जो गवर्नमेंट थे उस वक्त की, उनकी अपनी खुद की कुछ पॉलिसीज की वजह से। और क्या हुआ, फिर जम्मू कश्मीर को कह दिया गया कि जम्मू कश्मीर के अब दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी लॉ उस जम्मू कश्मीर के इसमें फॉलो नहीं होता, एक भी मतलब मैक्सिमम तो नहीं फॉलो होते, उसमें एक ही लॉ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 370 है वो कहता है कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया अमेंड करके कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दो देश में एक तरह के एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, दो देश कैसे बना दिए, यानी एक ही कंट्री, इंडिया भी और जम्मू कश्मीर भी तो इंडिया में ही है, तो एक देश में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकते हैं, ये हमारे लीडर्स ने उस वक्त नहीं समझा। ये उनका फेलियर था, उनकी पॉलिसीज का फेलियर था। उन्होंने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया और कह दिया कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका खुद का फ्लैग, खुद का नेशनल सॉन्ग था। हमारे यहाँ जो प्रोविजन फॉलो होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, आपको आप कहीं भी इंडिया में जाके घूम सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन आपके राइट्स जम्मू कश्मीर में फॉलो नहीं होते थे पहले, अब फॉलो होते हैं, पहले नहीं होते थे। जब स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 370 रिमूव नहीं हुआ था हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, तब आप अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते। जम्मू कश्मीर को लोग आके इंडिया में कहीं नहीं घूम सकते, लेकिन हम लोग जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते, हम लोग जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। जब तक वहां की असेंबली, वहां का जो नेशनल असेंबली थी वो परमिशन नहीं देती कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ फॉलो होने चाहिए, तब तक लॉ ही फॉलो नहीं होते। यानी हमारी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि नोटबंदी का लॉ है, तो वो लॉ जम्मू कश्मीर तब तक फॉलो नहीं होगा जब तक वहां के नेशनल असेंबली में परमिशन ना मिल जाए। एक ही देश में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन चलने लग गए, दो तरह के नेशनल फ्लैग, है ना, जो यही कारण बना आखिर में टेररिज्म को फैलने का। अगर इंडिया में जम्मू कश्मीर बहुत पहले मर्ज होता तो जम्मू कश्मीर में जो हम टेररिज्म देख रहे हैं वो इस हाल में ना होता, है ना। जम्मू कश्मीर का बहुत सारे एरिया और कई लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ हमारी। 1965 में हम वॉर लड़ चुके पाकिस्तान के साथ, 1971 में भी लड़ चुके हैं, है ना। उस लड़ाइयों में हमने क्या किया, बहुत सारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा गवा दिया पाकिस्तान के थ्रू। जब लड़ाई हुई 1965 में तो पाकिस्तान ने हमारे जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया कैप्चर कर लिया, जिसे हम POK बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। जब लड़ाई हुई तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर तक चली गई, लाहौर तक चली गई लड़ते लड़ते, उनको हराते हराते, और उधर से पाकिस्तान वाले भी इंडिया को थोड़ा सा पीछे धकेलते हुए जम्मू कश्मीर का थोड़ा पार्ट कब्जे में ले लिया, क्योंकि वहां पर हमारी आर्मी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि वो अलग स्टेट की तरह था, अलग नेशन था जम्मू कश्मीर, तो हम अपने मन से आर्मी नहीं भेज पाते थे क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफरेंट था। इसी वजह से उसका कुछ एरिया जो है कई माइल्स किलोमीटर का जो एरिया, मिलियन किलोमीटर एरिया जो हमने गंवा दिया। यानी फिर बाद में जब यूएनओ ने लड़ाई रुकवाई तो क्या हुआ, जब हमने तो लाहौर तक का जीता हुआ पूरा एरिया पाकिस्तान को लौटा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने वो वाला एरिया जम्मू कश्मीर का लौटाया ही नहीं, वापस ही नहीं किया। और हमारे गवर्नमेंट का फेलियर था उस वक्त का कि हमने पहले जमीन वापस कर दी और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने जो कब्जा किया था जमीन, उसको वापस ही नहीं किया, जिससे गिलगिट बलूचिस्तान ऐसा इस एरिया के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर पाक अधिकृत कश्मीर। तो तब से लेकर ही अभी तक जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस था 2019 तक, जब तक हमारी गवर्नमेंट ने रिमूव नहीं किया था स्पेशल स्टेटस, यानी 370 आर्टिकल को हटाया नहीं था।
तब तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था। उस स्पेशल स्टेटस के कारण हम लोग अपने सारे फंडामेंटल राइट जो इंडिया में एंजॉय करते हैं वो वहां पर एंजॉय नहीं कर पाते। यानी जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट होकर भी इंडिया से अलग था, तो वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता था। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस मिले हुए हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये स्टेटस वगैरह कैसे वर्क करता था। अर्लियर इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का खुद का पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, ड्यू टू इट्स स्पेशल स्टेटस। पहले था, अब तो नहीं है ना, अब नहीं है कि जी अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस 370 आर्टिकल जो कहता है कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस है, जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हमारे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर हमारे बाकी स्टेट्स की तरह क्या है, पूरी तरह से पार्ट है, इंटीग्रल। ठीक, दूसरी बात, ड्यू टू इट मैनी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट फॉलो इन जम्मू कश्मीर। उस स्पेशल स्टेटस की वजह से जो पहले चलता था उसकी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे लॉ जम्मू कश्मीर में फॉलो ही नहीं होते थे। फॉलो करवाना भी है तो वहां की नेशनल असेंबली जब तक पास नहीं करती रूल, जब तक वो परमिशन नहीं देती, हम हमारे रूल्स ही फॉलो नहीं कर पाते। यानी अपनी कंट्री को रूल करने के लिए उनकी परमिशन हमें लेनी पड़ रही थी। ठीक, और ये किस वजह से होता था, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 की वजह से। और इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो अभी है, उन्होंने रिमूव कर दिया। तो दिस इज द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो स्टूडेंट, जैसे हमने बात की कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, वैसे ही कुछ और भी छोटे छोटे टेरिटरीज होती हैं, एरियाज होते हैं, रीजन्स होते हैं, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जिसे कहा जाता है स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जी हाँ, यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त होना। ये क्या होता है, कैसे होता है, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो इतने बड़े नहीं होते कि उन्हें स्टेट बना दिया जाए, और इतने छोटे भी नहीं है कि उन्हें किसी और स्टेट के साथ जोड़ दिया जाए। तो क्या किया जाता है, उसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, उसे इंडिपेंडेंट रखते हैं और यूनियन टेरिटरी बोलते हैं ना। सम एरिया, देयर आर सर्टेन एरियाज व्हिच आर टू लार्ज टू मर्ज विद अ सिंगल स्टेट एंड टू स्मॉल टू रिमेन इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट रहने के लिए, अलग स्टेट बनने के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और किसी और स्टेट में मर्ज कर दे तो बहुत ही बड़ा स्टेट बन जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है उनकी, है ना। तो ऐसा एरियाज ना किसी स्टेट के बराबर है, इतना बड़ा नहीं है कि उसको स्टेट बना दिया जाए, और इतना छोटा भी नहीं है कि दूसरे स्टेट के साथ उसको जोड़ दिया जाए। तो इस तरह के एरियाज को इंडिपेंडेंट रखा जाता है, और जिसे कहा जाता है, यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, जिन्हें विशेष प्रांत का दर्जा प्राप्त होता है, जिसे यूनियन टेरिटरीज को हम हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यानी कि इन तरह के जो एरियाज होते हैं, इन तरह की जो रीजन्स होते हैं, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है रूल करने की। तो दिस टाइप ऑफ एरियाज आर कंट्रोल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, है ना। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है, जैसे कि हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, इस तरह के एरियाज को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनके ऊपर रूल करती है। ठीक, और इनके पास स्पेशल पावर्स होती है। ये उतने बड़े नहीं है स्टेट की तरह कि यहाँ पर अलग से एक हाई कोर्ट बना दी जाए, अलग से यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशन चलते हैं स्टेट में हम चलते हैं ना, बिल्कुल वैसे। जैसे हम आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ जो है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इतना बड़ा स्टेट नहीं है कि इसमें इतने सारे ढेर सारे लोग भी नहीं रहते कि वहाँ पर अलग से एक हाई कोर्ट हो, है ना, जैसे उस पूरे स्टेट में होता है। अलग से वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हो। लक्षद्वीप के लोग कहाँ आते हैं, जो पास का स्टेट है हमारा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उन स्टेट से उनके सारे काम चलते हैं। छोटा सा एग्जांपल और देते हैं, जैसे गोवा स्टेट तो है, लेकिन गोवा में खुद का हाई कोर्ट नहीं है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट से करते हैं, यानी महाराष्ट्र के कोर्ट से रिलेटेड है। और हम बात कर ले जैसे हमारा स्टेट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है कि यहाँ पर हाई कोर्ट रखा जा सकता है, इसको स्टेट बोला गया है। तो हमारे यहाँ तो इवन हाई कोर्ट की 2 ब्रांचेस है, एक जबलपुर में भी है ना, और भोपाल में भी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ किया गया है। तो आप ये समझिए कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है, एक ऐसा एरिया होता है जो इतना बड़ा नहीं है कि उसे इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, और इतना छोटा भी नहीं है कि दूसरे स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो ऐसे एरियाज को अलग रखा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, यूनियन टेरिटरीज। दे आर स्पेशल स्टेटस, दे हैव स्पेशल स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, और जिन्हें कंट्रोल कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करती है। तो इस तरह से यूनियन टेरिटरीज की बात हमने की है। हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज जो टोटल 8 हो गई हैं, अभी लेह लद्दाख भी यूनियन टेरिटरीज में आ गए हैं, साथ ही साथ लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली, इस तरह के स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिनके बारे में हम पहले भी जानते हैं। तो याद रखिए कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, वो एरियाज होता है जो इतना लार्ज भी नहीं है कि उसे इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, और इतना स्मॉल भी नहीं है कि उसे किसी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो इसे ही क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। और इसे कंट्रोल कौन करता है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट करती है, और इन्हें स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होने का, इसलिए कहते हैं इसे यूनियन टेरिटरीज। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की। सो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर कैसे शेयर की जाती है, या फिर इनके बीच पावर का सेपरेशन कैसे होता है। तो चलिए इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट,
यूनियन गवर्नमेंट को पावर कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर कौन देता है, इनके बीच की पावर सेपरेट कैसी होती है, इसकी बात हमें करनी है। तो देखिए जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूनियन लिस्ट होती है, सेंट्रल स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है। ये तीनों लिस्ट में उनके काम लिखे होते हैं, अपने पावर सेपरेट हो गए। बट क्या होगा अगर एक चाहे कि पावर चेंज करना है, दूसरा चाहे कि नहीं चेंज करना है, कुछ ऐसे भी रिलेटेड डिस्प्यूट्स आ जाते हैं जो दोनों का झगड़ा चलता है, तो दोनों में सही कौन है, तीसरा कौन डिसाइड करे। लोकल गवर्नमेंट तो डिसाइड नहीं कर सकती क्योंकि तीनों से छोटी है ना। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच मान लीजिए कभी झगड़ा हो गया, उनके बीच डिस्प्यूट हो गया, तो कौन सुधारेगा इसको, सॉल्व कौन करेगा, है ना, कौन फैसला सुनाएगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यही सब बातें में पढ़नी है। तो होता क्या, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 2 लेवल की गवर्नमेंट रहेगी, सेंट्रल के पावर अलग होंगे, स्टेट के पावर अलग होंगे। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है कि दोनों के बीच की पावर शेयर्ड होंगे और अलग अलग होंगे, किस तरह से वो दिखाई देता है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन बोल देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स ये होंगे, पूरी तरह से हमारे संविधान में लिखा है। स्टेट के पावर क्या क्या होंगे, पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखा हुआ है, कहीं झगड़े की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी इसमें झगड़ा आ भी तो क्या होता है, और ये जो सेपरेशन का पावर है ना, कि पावर बल रही होगी सेंटर की अलग, स्टेट की बटी होगी अलग, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप किसी भी लेवल पे देख लीजिए, आप जुरिस्डिक्शन की बात कर लीजिए, सेंट्रल का कोर्ट अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट्स के कोर्ट अलग होते हैं, हाई कोर्ट। आप पार्लियामेंट की बात कर लीजिए, सेंट्रल का पार्लियामेंट एक होता है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली अलग अलग होती है हर स्टेट में, है ना। और इन जितनी भी आप चीजों की बात कर रहे हैं ये सब अलग अलग चलता है ना। सेंट्रल के लिए अलग प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि स्टेट के लिए अलग चीफ मिनिस्टर होता है। सेंट्रल के लिए अलग गवर्नर जिसे हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, स्टेट के लिए एक अलग गवर्नर होता है, हर स्टेट में गवर्नर होता है। तो इस तरह से पावर्स बटी हुई हैं। और एक कहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर ही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसी बात को ध्यान में रखकर लिखा गया था कि देश को कोई और चलाएगा और इन राज्यों को कोई और चलाएगा। देश को चलाने के लिए अलग पावर्स होंगी, राज्य को चलाने के लिए अलग पावर्स होंगी। क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय इट्स ओन पावर व्हाइल स्टेट गवर्नमेंट विल हैव देयर ओन पावर, दिस इज द बेसिस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही आपके सवाल का जवाब होगा। और देखिए, और इस तरह की थिंग को अगर चेंज करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को स्टेट में देना है, स्टेट के कुछ पावर को सेंटर तक पहुंचाना है, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा है अगर उस चीज को हमें चेंज करना है तो चेंज कैसे होगा, ठीक। ये चेंज करने के लिए अकेला पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस चाहिए। लोकसभा राज्यसभा आप जानते हैं, है ना। लोकसभा में जो है 545 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं। तो ये सारे मेंबर्स से दोनों हाउस से बिल पास होना चाहिए। ये बिल प्रोसीजर, बिल पास करने की प्रोसीजर होती है। बिल पास करने की प्रोसीजर क्या होती है, जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर लॉ बनाना है तो क्या होगा, सबसे पहले एक मेंबर, एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो बिल पेश करेगा लॉ अपने हाउस ऑफ द हेड्स, यानी लोकसभा का है तो लोकसभा का हेड होता है स्पीकर, राज्यसभा में है तो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। तो स्पीकर से मान लीजिए लोकसभा में बिल पेश हो रहा है, लोकसभा का एक एमपी है वो बोल रहा है कि हमें ये लॉ चेंज करना है, तो वो क्या करेगा, पार्लियामेंट में बिल लाएगा। यानी ऐसा पर्चा लिखा होगा, उस पर लिखा होगा कि बिल को क्या करना है। जैसे हम आपको सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल हटाना था, 370 आर्टिकल हटाना था, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया कि हम 370 आर्टिकल हटाने जा रहे हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस रहेगा, यानी पहले से लिखा था। तो अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर अकेले किसी में नहीं होती है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो सबकी मंजूरी चाहिए। तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पूरी प्रोसीजर है, बिल लाना पड़ता है, उस बिल को पास करना पड़ता है लॉ बनाने के लिए। तो क्या होता है, सबसे पहले अपने हाउस ऑफ द हेड से, यानी लोकसभा के हेड से, यानी स्पीकर से परमिशन ली होगी अमित शाह ने, हमारे होम मिनिस्टर, और फिर उन्होंने कहा होगा कि इस दिन मैं पार्लियामेंट में ऐलान करूंगा, ऐसा से बात होगा। उन्होंने बिल पढ़ा कि हम पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से 370 आर्टिकल हटाने जा रहे हैं और आज के बाद जम्मू कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट होगा, जम्मू कश्मीर कोई स्पेशल स्टेटस नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने बिल पेश कर दिया। अब क्या होगा, कुछ मेंबर्स उस बिल का अपोज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अपोज किया गया था, आपने देखा होगा टीवी पे पूरा लाइव टेलीकास्ट चलता था, ठीक। कुछ उसके फेवर में भी खड़े होंगे, फिर उसके ऊपर झगड़ा होगा, खूब लड़ाई झगड़ा होगा, अपने वोटिंग होगी, लड़ाई झगड़ा मतलब मारपीट नहीं होगी, वाद विवाद, डिबेट होगा कि बिल में ये गलती है, ये लॉ अगर ऐसा बनेगा तो इसमें क्या क्या नुकसान होगा, लॉ बनेगा तो क्या क्या फायदा होगा, ये बताया जाएगा। तो इस तरह से डिस्कशन होंगे और उसके बाद वोटिंग होती है। अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स है, 545 में से ज्यादा लोगों ने, 272 लोगों ने, मान लीजिए 545 में से ज्यादा लोगों ने क्या बोल दिया, 2/3 होना चाहिए मेजोरिटी, क्या होना चाहिए, 2/3। 545 में से अगर 2/3 पीपल क्या बोल दे कि 370 आर्टिकल हटना चाहिए, यानी काम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। कब चेंज होगा, जब दोनों हाउस के
लोग जो 2/3 मेजोरिटी हो क्या बोले कि हाँ ऐसा काम होना चाहिए तो ही, अगर वो मना कर देंगे तो नहीं हो सकता। तो दोनों हाउस से बिल पास होता है, फिर वो एक हाउस में के लोगों में वोटिंग हो गई तो उस हाउस से दूसरे हाउस में जाता है, राज्यसभा में पहुंचेगा। अब राज्यसभा में फिर से वोट होगी, राज्यसभा की भी अगर 250 में से 2/3 लोगों ने बोला कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, सही लॉ बन रहा है तो बनने दो, तो अब वहां पास हो, फिर वहां से जाता है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देता है तो वो लॉ बन जाता है। और अगर फिर भी उस लॉ में कुछ गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको देखते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट देखता है। अगर उस गड़बड़ी को सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देता है, उसकी गड़बड़ी दूर करने को फिर से बोलता है पार्लियामेंट वालों को, फिर से इस लॉ को बनाओ, इसकी गलतियां दूर करो, फिर नया लॉ बनेगा, फिर उसको पास किया जाएगा उसी तरीके से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि सब कुछ सही है तो पास कर देगा, लॉ बन जाने देगा। ठीक है, तो इट कैन बी चेंज, जो भी प्रोसीजर हमने बताई, इट कैन बी चेंज ओनली बाय द एसेंट, एसेंट का मतलब मंजूरी यानी मर्जी से, एसेंट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद 2/3 मेजोरिटी। वही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर सेपरेट की है, कुछ पावर यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को, और अगर इस बात को चेंज करना चाहते हैं, अगर हमें चेंज करना है तो वैसे तो हम अकेले चेंज कर ही नहीं सकते, फिर भी अगर चेंज करना है, कुछ गड़बड़ी है, चेंज करना पड़ रहा है किसी कारण की वजह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउस में पार्लियामेंट में वोटिंग करानी होगी और 2/3 मेजोरिटी मिलेंगे अगर, तो ही पास हो पाएगा, तो ही चेंज हो पाएगा। यानी 2/3 लोग बोलते हैं पूरे पार्लियामेंट के लोग कि वो चेंज होना चाहिए पावर, तो चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना चाहिए तो चेंज होगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़ा हो गया, जैसे आपको पहले बताया कि कुछ लगता है कि उसमें गड़बड़ है पास होने के बाद भी, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, उसमें डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टेक डिसीजन। यानी गलती होने की गुंजाइश ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले तो हमारे नेता जो चुने हुए हैं वो गलती होने नहीं देंगे, और मान लिया बाई चांस इसमें गलती हो भी गई तो फिर कौन देखेगा उसको, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो बैठे हैं उसे देखने के लिए, वो गलती नहीं होने देंगे। तो इस तरह से, और उनसे भी अगर गलती होती है तो हमारे मीडिया में, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पूरा छापा जाता है, दिखाया जाता है कि ऐसा गलत काम हुआ, वैसा गलत काम हुआ है। फिर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़क पर निकलते हैं ना, क्रांति होती है जिसे हम विद्रोह भी कह सकते हैं, धरना प्रदर्शन किया जाता है, सरकार के खिलाफ आंदोलन भी कहते हैं, ऐसा होता है। फिर उसमें गवर्नमेंट प्रेशराइज होती है, गवर्नमेंट चेंज करती है उसको, यानी गलती होने के चांस ही नहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। यही तो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का, फेडरेशन ऑफ स्टेट का होने का फायदा है बहुत इंडिया को, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट होने का बहुत फायदा है इंडिया को। तो इस तरह से हमने बात की है कि पावर शेयर की जाती है किसके बीच, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच। सो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। देखिए, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए किसी रूल्स और रेगुलेशन से ज्यादा जरूरी होता है उसे फॉलो करने का स्पिरिट। सिर्फ रूल और लॉ बना देने से क्या होगा, फेडरलिज्म सही तरीके से वर्क नहीं कर सकता। फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट ये है कि हम सभी लोगों को वैल्यू दें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो। अगर हम सबको वैल्यू देते हैं, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, सबके लिए वर्क करते हैं, तो ही फेडरलिज्म सक्सेस हो पाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल अगर हम दें कि मेजोरिटी को ही हमेशा फायदा नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, अगर ऐसा होगा तो कंट्री सही तरीके से रूल नहीं कर पाएगी। जबकि मेजोरिटी और माइनॉरिटी सबको इक्वल वैल्यू दी जाए तो किस तरह से फायदा होगा, जैसा बेल्जियम में फायदा हुआ था, हम पढ़ चुके हैं पावर शेयरिंग चैप्टर में। जी हाँ, तो इस तरह से क्या होता है, फेडरलिज्म को सही फॉलो कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर जो है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, कि इसका ये मतलब कि सिर्फ उससे काम चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स इनफ नहीं होते, पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा भी और कुछ चाहिए। क्या चाहिए, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम सही होना चाहिए, हमारे देश के नेताओं की सोच सही होना चाहिए, खासकर हमारे देश के पीपल की सोच सही होनी चाहिए। आप अगर हम पीपल की, हमारी सोच सही होगी तो हम सही नेता चुनेंगे, सही नेता चुनेंगे तो सही नेता सही काम करेगा और कंट्री सही दिशा में जाएगी, सही डायरेक्शन में जाएगी और अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो कहा जाता है कि फेडरलिज्म को फॉलो करने का जो ट्रू स्पिरिट है, उसकी सही आत्मा जो है, तो सही मर्जी जो है, अच्छा नेक नियत जो है, वो उसके पॉलिटिक्स में लाई करती है। यानी पॉलिटिक्स अच्छी हो रही है तो फेडरलिज्म भी अच्छा चलेगा, और पॉलिटिक्स अच्छी नहीं हो रही है तो फेडरलिज्म अच्छा नहीं चलने वाला। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये हमने हमारा जो फेडरलिज्म का 4th वीडियो लेक्चर है पढ़ा, जिसमें हमने फेडरलिज्म के प्रैक्टिस के बारे में बात की, यूनियन लिस्ट वगैरह के इन सब के बारे में बात की, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को भी देखा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से नॉलेज गेन कर पाएँ। आपको जो भी डाउट्स हैं वीडियो में कमेंट कीजिए, हम डाउट्स दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।